आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम नाम से बहुत कुछ समझ में आता है। ह्यूमन मतलब मानव, जीनोम मतलब हम अपनी हैप्लॉइड सेल को लेकर 23 क्रोमोसोम को लेकर अध्ययन करेंगे। बात आती है किस बात का अध्ययन करने जा रहे हैं, क्यों हम ये प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं, क्यों मानव के इन जीनोम के गुणसूत्र 23 गुणसूत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर हम इस बात को ध्यान से गौर करें तो हमें अध्ययन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों अगर हमें अपने क्रोमोसोम के बारे में ढंग से अध्ययन हो पाएगा तब भी हम डिजीज़ को समझ पाएंगे। हमारे अंदर कितनी जीन्स है, कितने प्रोटीन्स बनते हैं, उन सब के बारे में हम समझ पाएंगे। तो हमें अपने जीनोम का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है और इसी सोच के साथ ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। कहाँ ये स्टार्ट हुआ था, ये कैसे कंप्लीट हुआ था, इसमें क्या टेक्निक काम में ली गई थी, इसमें क्या क्या किया गया था, बहुत सारी बातें, इंटरेस्टिंग बातें हम यहाँ समझने जा रहे हैं। क्लियर? जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे अपनी एनसीईआरटी में जो लिखा है वही मैं आपको इसमें क्लियर करूँगा और बहुत अच्छा उसमें लिखा भी है। चाहे आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं, दोनों में सेम बातें ही यहाँ लिखी है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस टॉपिक में एक शब्द में बार बार बोलूँगा, सीक्वेंसिंग। एक शब्द में बार बार बोलने जा रहा हूँ, उस शब्द को कहा जाता है सीक्वेंसिंग। अच्छा, हिंदी में कहें तो इसको अनुक्रम। क्या अनुक्रम हो सकता है, क्या सीक्वेंसिंग हो सकती है, ये शब्द मैं बार बार बोलूँगा कि हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग कर दी या डीएनए का अनुक्रम ज्ञात कर लिया, तो उसका मतलब क्या होता है, पहले ये तो क्लियर कर ले। अच्छा, सीक्वेंसिंग अगर समझना है तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, ये बच्चों यहाँ पर डीएनए को ड्रॉ किया। अच्छा, डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, सभी जानते हैं आप। नाइट्रोजन बेस 4 ही है, ATGC, ये 4 है। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस है, लेकिन इन 4 नाइट्रोजन बेस का क्रम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किस क्रम में लगे हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछता हूं, अच्छे से आंसर देना, बताइए यहां पर पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, ढंग से बताओ बच्चों, पहला कौन सा होगा, 4 में से कोई होगा, ATGC, बताओ कौन सा होगा। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं ए हो, ये कुछ भी हो सकता है। यहां पर हमें वो पता करना है भाई, डीएनए के ऊपर कोई लिखा तो नहीं होता है ATGC वगैरह, हमें वो पता करना है। तो यहां हम पता करेंगे कि सबसे पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा है। मान लीजिए हमने पता किया और पहला नाइट्रोजन बेस हमें पता चला कि वो ग्वेनिन है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर हम अगला पता करें कि अगला कौन सा है। फिर पता किया गया, कैसे पता किया गया, मशीन से पता कराते हैं, आगे सीखेंगे उसके बारे में। अगला पता किया तो हमें पता चला कि वो C है, अगला पता किया तो हमने पता चला कि वो A है, फिर अगला पता किया गया तो A है, अगला पता किया है तो T है। तो बताओ, क्या आपको इस डीएनए में नाइट्रोजन बेस का क्रम पता चल रहा है? पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा है, G, दूसरा C, तीसरा A, चौथा A, पांचवा T। तो ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रम पता करना ही सीक्वेंसिंग कहलाता है, अनुक्रमण कहलाता है। सीक्वेंसिंग का मतलब सीक्वेंस पता करना, सीधी बात है, सीक्वेंस पता करना कि डीएनए में ये नाइट्रोजन बेस किस सीक्वेंस में लगे हैं, किस क्रम में लगे हैं, ये पता करना है। तो इसी को हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो जैसे मैं कहूं इस डीएनए की सीक्वेंसिंग करना है, क्या समझोगे? हाँ, उसके नाइट्रोजन बेस का अनुक्रम पता करना है कि वो किस क्रम में लगे हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें हम अपने सारे क्रोमोसोम का अध्ययन करने जा रहे हैं। बात आती है प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, कब कंप्लीट हुआ, उससे रिलेटेड कुछ खास बातें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 1990 में प्रारंभ किया गया। बिल्कुल एक अच्छे से याद रखना, इस टॉपिक में ज़्यादातर बातें याद करने वाली है, तो आप ये सब याद रखें। प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1990 में। बात आती है कब खत्म भी हुआ। अच्छा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में। तो प्रोजेक्ट 1990 में शुरू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, लगभग 13 साल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 13 साल तक प्रोजेक्ट चलाया गया। अपने जीनोम का अध्ययन करना इतना आसान काम नहीं है। 23 क्रोमोसोम है, लेकिन अध्ययन में बहुत समय लगता है, सालों लग जाते। 13 साल में कंप्लीट हुए और 13 साल में भी 2003 तक भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ। मैक्सिमम क्रोमोसोम अध्ययन हो गए, मैक्सिमम क्रोमोसोम अध्ययन हो गए थे। एक क्रोमोसोम यहां बच गया। बात आती है क्रोमोसोम कौन सा बचा, तो यहां एक क्रोमोसोम बचा था जो कि था गुणसूत्र नंबर 1। क्रोमोसोम 1 काफी बड़ा होता है और बड़ा होता है तो इसके अध्ययन में बहुत टाइम लगा और इसका अध्ययन कंप्लीट हुआ था मई 2006। तो मई 2006 में इसका अनुक्रमण पूरा हुआ, मतलब वही सीक्वेंसिंग पूरी हुई। तो ध्यान रखना, 2003 में कंप्लीट हो चुका था, लेकिन 100% कंप्लीट नहीं हुआ। फाइनल कंप्लीशन मई 2006 में हुआ था। और ये क्वेश्चन आता है, किस गुणसूत्र का क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग या अध्ययन सबसे लास्ट में हुआ है? तो कौन से क्रोमोसोम का?
क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का। तो क्रोमोसोम फर्स्ट का अध्ययन सबसे लास्ट में हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कितने गुणसूत्र का अध्ययन किया गया? तो इसमें टोटल 24 गुणसूत्र का अध्ययन किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 23 नहीं 24 गुणसूत्र अध्ययन किए गए। उनमें से 22 तो थे अलिंग गुणसूत्र और 2 थे लिंग गुणसूत्र। इंग्लिश में समझे, 22 तो थे ऑटोसोम। 22 क्या थे? ऑटोसोम। और 2 थे सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, ये सब कैसे होता है ध्यान समझते हैं। यहां पर बच्चों आपको समझाने के लिए क्रोमोसोम 1 बनाया, अपना क्रोमोसोम 1 ड्रॉ किया। अपने अंदर एक 1 और होता है, अरे 2 होंगे क्योंकि डिप्लॉइड सेल होती है अपनी। अच्छा, 1 1 2 है, समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र पे हम जानते हैं जीन समान है। मतलब अगर यहां पर इस पर कलर की जीन है तो यहां पे भी बच्चों कलर की ही जीन होगी। दोनों पर जीन कैसी है? सेम। दोनों पर जीन बिल्कुल समान होती है। समजात गुणसूत्र बहुत बहुत कुछ सेम रहते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये क्रोमोसोम 2 है तो इसी तरह से ये 2 है, इसी तरह से ये 3 चलते जाएं, ऐसे इनको बनाते जाए, चलते गए ये 22 ये 22, 1 से लेके 22 टोटल हो गए 44। यहां तक हो गए टोटल 44। अरे 44 क्रोमोसोम हो गए। अच्छा, बाकी बचे 2, 46 होते हैं। 44 तो हो गए। 2 जो बचे हैं आप लोग सभी जानते हैं वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये जो 1 से 22 तक यहां पे अभी बनाए गए ये तो थे अलिंग क्रोमोसोम, मतलब ऑटोसोम। अलिंग क्रोमोसोम इंग्लिश में कहें तो ऑटोसोम इनको कह दिया। बाकी बचे थे 2 क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। ये सेक्स क्रोमोसोम XX होता है, ये XX होता है फीमेल के केस में। ये इस तरह से बना देना, सर्कल करा के इसे प्लस बना दिए, ये फीमेल को प्रदर्शित करता है। तो फीमेल में 2 X होते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल में एक X होता है, एक Y होता है। तो मेल के अंदर XY और मेल को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। यह फीमेल को प्रदर्शित करने का तरीका, यह मेल को प्रदर्शित करने का तरीका। फीमेल में दोनों X होते हैं और मेल में एक X है जबकि दूसरा Y है। और इन क्रोमोसोम को कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। तो 44 तो ये हो गए, ये 2 या ये 2, तो ये 46, इन 2 को सम्मिलित करें तब भी 46। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इस 1 का अध्ययन करें या इस 1 का अध्ययन करें, बात तो सेम ही है क्योंकि दोनों समान प्रकार के हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या किया, इस 1 में से केवल एक 1 इसका अध्ययन किया गया, इसको नहीं अध्ययन किया गया क्योंकि वो भी अध्ययन करते, बात तो वही होती। और ये 1 किसी का भी अध्ययन करो, जरूरी नहीं कि मेरा अध्ययन किया जाए, आपका किसी भी व्यक्ति का पूरे विश्व में से किसी भी को भी उठा के लाओ और उसके 1 को आप अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ही मिलेगा। मेरा क्रोमोसोम 1 हो या आपका क्रोमोसोम 1 हो, सेम ही है बच्चों। तो किसी का भी 1 अध्ययन कर सकते हैं। अच्छा, 2 में से कोई एक 2 अध्ययन करेंगे, 3 में से कोई एक 3 अध्ययन करेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। तो इन 22 में से बस इन 22 का अध्ययन करेंगे। यानी यहां पर अगर हम निकाले तो अब टोटल ऑटोसोम कितने अध्ययन हुए? 22, क्योंकि दूसरा वाला अध्ययन करने की जरूरत ही नहीं है। अब सोच समझ के बताना, XX में से इस X का अध्ययन करो या इस X का, बात तो वही है। तो यहां पर भी केवल एक X का अध्ययन किया। अब मेल में बताना, फीमेल में तो ठीक है, मेल में X का अध्ययन करें या Y का, क्या जवाब दोगे? दोनों का? नहीं, यहां अध्ययन किया जाएगा केवल Y का। Y का ही अध्ययन करेंगे क्योंकि ये X मेल का हो या फीमेल का हो सेम ही है। अरे ये X और ये X सेम ही है। और खास बात क्या है, मेल के अंदर जो X क्रोमोसोम आता है, लड़कों में जो X क्रोमोसोम आता उसकी मदर से ही है। लड़कों में X क्रोमोसोम मदर से ही पहुंचता है, मतलब मदर का X क्रोमोसोम ही लड़कों के अंदर पहुंचता है। तो इस X का अध्ययन करो या इस X का, बात एक ही है। तो यहां पर XY में से केवल Y का अध्ययन किया, X का नहीं। तो मेल में से केवल Y का अध्ययन किया जाएगा। अरे बात समझ में? तो अब बताओ, सेक्स क्रोमोसोम कितने अध्ययन हुए? 2। यहां पर अरे ये 2 ही तो अध्ययन हुए। तो अगर आप देखेंगे तो 22 तो हो गए ऑटोसोम और 2 हो गए सेक्स क्रोमोसोम, तो टोटल हो गए 24। टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 24। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 23 नहीं 24 गुणसूत्र का अध्ययन किया गया, जिनमें 22 ऑटोसोम थे और 2 सेक्स क्रोमोसोम थे। तो ये डेटा आप लोग सब याद रखें। कौन से गुणसूत्र का अध्ययन सबसे लास्ट में कंप्लीट हुआ? क्रोमोसोम नंबर 1 का अध्ययन सबसे लास्ट में जाके कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कहा जाता है कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट होता है। इसे बच्चों मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया है। मेगा मतलब ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। बात आती है इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते क्यों है, क्यों इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, ये हमें कुछ बातों से पता चलता है। मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च हुए।
हम एक कैलकुलेशन करते, मानव जीनोम में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, जानते सभी, ये इतने बेस पेयर होते हैं, इतने क्या है बेस पेयर। अब बच्चों हमें यहां पे खर्चा निकालना है कि इसमें कितना खर्चा होने वाला है। अगर बच्चों मान लीजिए मैं यहां पर डीएनए आपके सामने बनाऊं, ये डीएनए बनाया, अब हमें अनुक्रम पता करना है, सीक्वेंस पता करनी है। बताओ पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, अच्छे से बताना सभी, पहला कौन सा होगा? यस, कोई भी हो सकता है। तो क्या हमें ये पता करना चाहिए? बिल्कुल पता करना चाहिए कि पहला ए है, जी है, कौन है। अब ये कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते, अपने आप नहीं पता चलता, पैसे खर्च करने पड़ते। कितना? अगर बच्चों यहां एक बेस पेयर का पता करना है, प्रतीक क्षार युग्म पता करना है, तो $3, इंडियन करेंसी भी नहीं, $3 का यहां पे खर्चा होता है। तो एक बेस पेयर का पता करने में $3 का खर्चा होता है। जरा सोचो, हमारे जीनोम में तो इतने बेस पेयर है, तो 3 × 10⁹ बेस पेयर है, इतने बेस पेयर है। और एक को पता करने में कितने का खर्च हुआ? तो × 3 का खर्चा हुआ। अब सोल्व करो तो ये आ जाएगा 339 × 10⁹ $, खर्च होंगे। मतलब इतना पैसा खर्च होने वाला है। यानी पूरे जीनोम में अगर देखा जाए तो 9 अरब $, का खर्चा होगा। मतलब 9 × 10⁹ $9 खर्च होने वाले। मतलब ये एक कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा खर्चा था। अरे इतना खर्चा था, और ये भी तो डॉलर में है। इंडियन करेंसी में निकाले तो इसको अप्रोक्सीमेटली 70 से और मल्टीप्लाई करो तो ये पैसा तो और ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसको कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट। एक मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात और क्या थी? अगर हम अपने पूरे जीनोम को सीक्वेंस करें तो हमें इतने बेस पेयर मिलने थे। अब इतने बेस पेयर को हम एक कॉपी में लिखना चालू करें। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने इसको कॉपी में लिखना यहां पर स्टार्ट किया। ये इस तरह से हमने मान लीजिए एक कॉपी ली है, इस कॉपी के अंदर लिखना चालू किया। ये पेज नंबर यहां पर आपको समझाने के लिए, जैसे ये सबसे पहला पेज लिया, यहां बच्चों इस तरह से ये फर्स्ट पेज लिया, इस पेज पे लिखना चालू किया। यहां पर सीक्वेंस लिख दी, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1। अब उसकी सीक्वेंस में जो जो हमें पता चलेगा, पहला क्या पता चला? ए, तो यहां ए लिख देंगे। दूसरा पता चला मान लीजिए जी, $3 खर्च किए, जी, तो वो जी यहां लिख देंगे। अगला पता करने के लिए $3 खर्च किए, सी पता चला तो सी लिख देंगे। ऐसे हम ये क्रम यहां लिखते जाएंगे, ऐसे क्रम यहां लिखते जाएंगे। और इस पूरे पेज पर यहां से लेके यहां तक 1000 नाइट्रोजन क्षार लिखेंगे। ऐसे ए, जी, सी, 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 टी, ए, टी, ए, टी, इस तरह से 1000 लिखेंगे। एक पेज पे 1000। बताओ अगले पेज पे 1000, अगले पेज पे 1000। हर पेज पे अगर हम ऐसे 1000 लिखते जाए, और इस पूरी बुक में ऐसे 1000 लेटर है। पूरी बुक में कितने? पूरी बुक में ऐसे हर पेज पे 1000 है, और पूरी बुक में ऐसे 1000 पेजेस है। कितने? 1000 पेजेस है। जरा सोच के बताना, एक पेज पर कितना लेटर? 1000। हर पेज पे 1000 लेटर लिखते जाए, और पूरी किताब के अंदर ऐसे पूरे 1000 पेजेस है। बड़ी किताब है, मोटी किताब है, 1000 पेज की। अगर हमें पूरे जीनोम को लिखना है, इतने बेस पेयर को लिखना है, तो ऐसी एक किताब से काम नहीं चलेगा। ऐसी बच्चों 3300 किताबों की जरूरत पड़ेगी। मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसी 3300 किताबों आपके सामने अरेंज करनी पड़ेगी, तब जाके अपना जीनोम लिखा जाएगा। मतलब अपना जीनोम बहुत बड़ा जीनोम होता है, ये ऐसी एक किताब में नहीं आएगा। 1000 पेज की एक किताब में नहीं आएगा, 1000 पेजेस की 3300 बुक्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके अपना जीनोम लिखा जाता है। तो ये डेटा भी आप ध्यान रखिए, ये भी अपने मॉड्यूल में दिया गया है, एनसीईआरटी में डेटा दिया गया है, तो आप ध्यान रखिए। इतने सारे बेस पेयर की जरूरत थी, इतनी सारी किताबों की जरूरत थी। अच्छा सोचो जरा, अगर हम अपना पूरा जीनोम लिख दें, बड़ी मेहनत करके 3300 पेज पे पूरा जीनोम लिख दिया, बहुत मेहनत की है। अच्छा, जीनोम लिखने के बाद अब आप में से किसी एक से कहा गया कि इन 3300 बुक्स में से, 3300 किताबों में से ह्यूमन की इंसुलिन की जीन ढूंढ के लाओ। 3300 किताबें आपके सामने अरेंज है, पूरी लाइब्रेरी है, और इंसुलिन के जीन ढूंढ के लाओ, पसीना आ जाएगा। इतना आसान काम नहीं होगा 3300 किताबों में ढूंढना। अरे एक किताब में ढूंढना ही बड़ा मुश्किल होता है, 3300 किताबों में कैसे ढूंढा जाए? तो ये सारा काम ह्यूमनली संभव नहीं था। तो इसके लिए फिर कंप्यूटर की यहां पर हेल्प ली गई। तो यहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लिखने के लिए कंप्यूटर की भी हेल्प ली गई थी। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कंप्यूटर में चीजों को स्टोर करना बड़ा आसान होता है, और चीजों को सर्च करना तो और आसान है। बस वहां टाइप करो जीन ऑफ इंसुलिन, जीन ऑफ इंसुलिन, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा।
तो कंप्यूटर में चीज़ों को स्टोर करना भी आसान है, कम जगह में हो जाता है, और किसी को खोजना भी हो तो वो भी आसान होता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की खास बात ये थी कि इसमें विज्ञान पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड एक टेक्निक यूज की गई थी, एक बायोलॉजी की नई ब्रांच का यूज किया गया था जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया गया था। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड ब्रांच होती है। इसमें सब कुछ कंप्यूटर का ही खेल होता है बेटे। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। जितने भी ये क्रम मिलेंगे सारा क्रम कंप्यूटर में स्टोर करके रखेंगे, और कंप्यूटर में सर्च करना और आसान है, और इसी कंप्यूटर वाली ब्रांच का नाम बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये पूछा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो डेटा मिला उसको स्टोर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उस ब्रांच को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्लियर? और इसमें सारा काम कंप्यूटराइज होता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था, इतने सारे बेस पेयर थे तो खर्चा भी बहुत लगा था, और इतनी सी बुक्स की जरूरत थी, ह्यूमनली संभव नहीं हो पा रहा था, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप करना पड़ा। बात आती है प्रोजेक्ट शुरू किसने किया। ये तो हमने पता किया था कि 1990 में शुरू हुआ, लेकिन किस देश ने शुरू किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, उस बात को समझे। मेगा प्रोजेक्ट है, मतलब किसी छोटे मोटे कंट्री की बस की बात नहीं है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का काम, ये 13 वर्ष का जो प्रोजेक्ट था, ये शुरुआत की थी अमेरिका के ऊर्जा विभाग, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी उनका जो एक डिपार्टमेंट है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी कह सकते हैं। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। इन दोनों इंस्टीट्यूट ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। शुरुआत 1990 में इन्होंने की थी। जब इन्होंने इसका खर्चा निकाला तो उन्हें पता चला कि खर्चा तो बहुत हो रहा है, तो इसी कारण इन्होंने बाद में वेलकम ट्रस्ट, ये बच्चों इसको इसका पार्टनर बनाया गया। यूके का वेलकम ट्रस्ट है, इसको पार्टनर बनाया गया। इसको पार्टनर बनाने के बाद भी देखा गया, इसकी भागीदारी भी ली गई, पता चला कि तब भी बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो फिर सोचा गया कि और अदर कंट्री की मदद लेनी चाहिए, और बाद में फिर सहयोग करने के लिए जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन, अदर कंट्रीज ने भी इसमें सपोर्ट किया था। यानी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, बाद में यूके का वेलकम ट्रस्ट पार्टनर बना, और बाद में फिर अन्य देशों का भी सहयोग लिया गया, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, तो अदर कंट्रीज का भी इसमें सपोर्ट लिया गया। जब भी बच्चों कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट के कुछ न कुछ आधार बिंदु होते हैं, या उस प्रोजेक्ट के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं। अरे कोई भी कंपनी कुछ नया काम करना चाहती है तो उसका उद्देश्य होता है कि मुझे ये करना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी क्या क्या करना था, इनके क्या उद्देश्य थे, उनको हम समझते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या था? ये जो लक्ष्य है 1990 में डिसाइड कर लिया गया था। 1990 की बात चल रही है। 1990 में जितने भी उसमें साइंटिस्ट थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, उन्होंने आपस में एक मीटिंग की, और उन्होंने ये सोचा कि हम ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट को करने का सबसे पहला उद्देश्य था मानव डीएनए में लगभग सभी जीन्स का पता करना, हमारे अंदर कितनी जीन्स है उसका पता करना। पहले के साइंटिस्ट लोगों से जब ये पूछा जाता था कि हमारे अंदर कितनी जीन है, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जवाब देते थे। कोई कहता था कि हमारे अंदर 35,000 जीन है, कोई कहता वो गलत कहता है 50,000 होती है, दूसरे साइंटिस्ट कहते सब गलत कहते लाखों में होनी चाहिए, इतना बड़ा शरीर है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जवाब देते थे, कोई एक राय थी ही नहीं। तो सबसे पहला टारगेट जीन पता करो कि हमारे बॉडी में, हमारे जीनोम में कितनी जीन है, ये उनका पहला लक्ष्य था, जीन पता करना। दूसरा लक्ष्य था मानव डीएनए के अंदर जितने भी 3 बिलियन बेसेस होते उनका पता किया जाए, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर सबका पता किया जाए। वही 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, किस क्रम में लगे वो पता करना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अगला उद्देश्य था इन जानकारियों को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, स्टोर करना। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, पूरा प्रोजेक्ट हम पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, जितनी भी जानकारी मिलेगी उसको स्टोर करना पड़ेगा। अब चैलेंज क्या है, स्टोर कैसे किया जाए। और इसी को स्टोर करने के लिए 1990 में पता चला स्टोर तो करना है, तो स्टोर करने के लिए फिर कंप्यूटर वाली ब्रांच का उदय हुआ। क्या नाम है उसका? बायो इन्फॉर्मेटिक्स को उदय किया। और इसमें आंकड़ों के विश्लेषण हेतु तकनीक में सुधार किया गया। तकनीक मतलब अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए गए। सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए गए ताकि जो डेटा स्टोर है उस डेटा को आसानी से एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण उसका किया जाए।
मतलब किसी भी जीन को ढूंढना है तो आसानी से ढूंढा जाए। तो ध्यान रखना, आंकड़ों को स्टोर करना है और उन आंकड़ों को अच्छे तरीके से विश्लेषण भी करना है, उसमें और अच्छे से सुधार करना है। एक और खास बात, ये जो जितनी भी सूचना है, क्या ये सूचना कंप्यूटर में पड़ी रहने दे? मतलब इतना पैसा खर्च करा है, सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर दे तो उससे हमें बहुत फायदा हो जाएगा? नहीं, इन सूचनाओं को केवल स्टोर करने से काम नहीं होगा, इन्हें कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अगला आता है संबंधित तकनीक, जो भी तकनीक थी का अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योगों में स्थानांतरण। जो भी सूचना मिली है, जो भी संबंधित सूचना मिली है तकनीक से, वो सूचना उद्योगों पर ट्रांसफर करना है। उद्योग को मतलब हमने पूरा जीनोम स्टडी किया, हमें पता चला कि हमारी इंटरफेरोन की जीन ऐसी है। किसकी? इंटरफेरोन। तो उस इंटरफेरोन की जीन को अब हम इंडस्ट्रीज को देंगे, उद्योगों को देंगे, और उद्योग क्या करेगा? उस जीन की मदद से इंटरफेरोन का निर्माण करेंगे, फिर वो इंटरफेरोन मार्केट में बिकेगा, और मार्केट में बिकेगा तो पैसा मिलेगा। मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा था कि सूचनाओं को इंडस्ट्रियल लेवल पर ट्रांसफर किया जाए, उद्योगों के लेवल पर ट्रांसफर किया जाए। यह भी इनका एक उद्देश्य था कि सूचना केवल कंप्यूटर में स्टोर नहीं करना है, इंडस्ट्रीज को देनी है। क्लियर? साथ ही साथ योजना द्वारा जो भी उठने वाले नैतिक, कानूनी और सामाजिक मुद्दों पर विचार करना था। मतलब उनका यह भी टारगेट था कि हम जो ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं पूरी तरह से नैतिक होगा। नैतिक को इंग्लिश में कहते हैं एथिकल। एथिकल, तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कैसा होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए। एथिकल से मतलब ये होना चाहिए कि हमें किसी और को नुकसान नहीं करना है, हमें सब कुछ काम ऐसा करना है कि किसी जीवधारी को कोई नुकसान ना हो। ये सारा काम कानून के दायरे में करना है, कानून से परमिशन लेके हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, बिना कानून की परमिशन के कुछ नहीं करना है। तो ये सारा काम कानूनी तरीके से करना है, मतलब मैं कह सकता हूं लीगल तरीके से करना है। तो प्रोजेक्ट एथिकल करना है, लीगल तरीके से करना है। सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखना है कि समाज की क्या आवश्यकता है। मान लीजिए समाज को उस दवाई की आवश्यकता है, तो उस दवाई से संबंधित हमें काम करना है। मानव कल्याण के लिए काम करना है, मतलब सोशल इशू को ध्यान में रख के काम करना है। सामाजिक मुद्दे मतलब सोशल इशू। अब इसको शॉर्ट में पढ़े। एथिकल का तो हो गया बच्चों यहां पे ई, एथिकल का ई, लीगल का एल, सोशल इशू का एस आई। तो शॉर्ट में बन गया ELSI। ELSI का फुल फॉर्म मैं फिर बोलता हूं, ई फॉर एथिकल, एल फॉर लीगल, SI का मतलब सोशल इशू। तो एथिकल नैतिक, लीगल कानूनी, सोशल इशू मतलब सामाजिक मुद्दों के बारे में भी विचार करना है कि हमें पूरा प्रोजेक्ट कानून के दायरे में रख के बनाना है। मतलब कानून से परमिशन लेके ही हमें प्रोजेक्ट करना है, और सारा काम ह्यूमन के फायदे के लिए करना है, सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रख के काम करना है। ये 1990 में लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य थे एक बार फिर बताता हूं। सभी जीन्स पता करनी है, जितने भी बेस पेयर पता करें, बेस पेयर अपनी बॉडी में है वो पता करना है। इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करनी है, कैसे एनालिसिस करना है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डेवलप करना है। सूचनाओं को उद्योगों में स्थानांतरण करना है, और प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कानून के दायरे में रह के हमें बनाना है। ELSI को ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट चलाना है। अब बात आती है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मेथडोलॉजी अप्लाई की गई थी, इसमें क्या मेथड्स लगाई गई थी, उन बातों पे हम चर्चा करें। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मेथडोलॉजी और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लिए गए। अच्छा, यहां पर एक तकनीक काम में ली गई थी, एक इंस्ट्रूमेंट काम में लिया गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो तकनीक काम में ली गई थी, इंस्ट्रूमेंट काम में लिया गया था, वो सेंगर के सिद्धांत पर आधारित था। अच्छा, यहां पे उस मशीन का नाम था, इंस्ट्रूमेंट का नाम था ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर। हिंदी में कहें स्वचालित DNA अनुक्रमक। इंग्लिश में याद रखो, ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर मशीन काम में ली गई। यह मशीन सेंगर के सिद्धांत पर कार्य करती है। सेंगर बच्चों ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड किस क्रम में लगे होते हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश की थी, और एक सिद्धांत भी बनाया था। जो सिद्धांत इन्होंने प्रोटीन के लिए अप्लाई करवाया था, वही सिद्धांत इस मशीन में काम में लिया जाता है, जो कि DNA के लिए है। अच्छा, ये बच्चों यहां पर इस तरह की एक मशीन होती है। मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये DNA, बहुत अच्छे सुना, इस DNA में ये DNA है, इस DNA में पहला नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, कैसे पता करें भाई? ATGC में से कुछ भी हो सकता है, कैसे पता करें? तो इसका पता करने के लिए यह मशीन काम में ली जाती है। इस मशीन का नाम ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर। ये ऑटोमेटेड DNA सिक्वेंसर मशीन है। अब क्या करेंगे, इस DNA को उठाएंगे, जिसकी सीक्वेंस पता करनी है अभी हमें नहीं पता है, इसको उठाएंगे, इस मशीन में डाल देंगे, यहां पर ढक्कन खोल के मशीन में डाल देंगे। अच्छा, यहां पर इस मशीन के अंदर
ये बच्चों यहां पर इस तरह से डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे, ये डीएनए को एंटर करा देंगे, मशीन के अंदर डीएनए डाल देंगे, ये डीएनए ऐसे नीचे की तरफ चलता जाएगा। डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, उन चारों की लाइट अवशोषण की क्षमता अलग अलग होती है और उसी आधार पर ये पूरी मशीन काम करती है। जब वो मशीन काम करेगी तो इस मशीन को फिर फाइनली ऐसे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब ये मशीन किसके साथ जुड़ी हुई है? कंप्यूटर। अब होगा क्या, ये जैसे बच्चों यहां पर डीएनए नीचे की तरफ जाएगा, इस मशीन में से नीचे की तरफ जाएगा, जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा कंप्यूटर में अलग अलग कलर के यहां पे पीक बनेंगे, शिखर बनते हुए दिखेंगे कुछ इस तरह से। यहां कंप्यूटर में आप देखो बच्चों, आपको ऐसे रेड कलर दिख रहा है और जैसे रेड कलर दिखा समझ जाएंगे एडेनिन है। डीएनए नीचे गया, बात को सुनना, डीएनए जैसे नीचे गया यहां रेड कलर आया मतलब एडेनिन है। ये ओ नीचे गया, यहां कलर आया ब्लू तो ये साइटोसिन है, यहां कलर आया ब्लैक तो ये ग्वानिन है, यहां कलर आया ग्रीन तो ये थाइमिन है। मतलब ये नीचे चलता जाएगा, यहां कलर आते जाएंगे और इन कलर के आधार पर हम पहचानेंगे कि ए है, टी है, जी है या सी है। अब ध्यान से सुनना सभी, जैसे ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये मशीन में नीचे की तरफ जा रहा है, यहां बच्चों कलर आ गया ब्लैक, बताओ क्या है? हाँ ब्लैक देखा मतलब ये ग्वानिन है। फिर यहां कलर देखा रेड है मतलब एडेनिन है। ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है, जैसे ये नीचे गया यहां कलर ग्रीन आया मतलब, हाँ ग्रीन आया मतलब ये थाइमिन है। फिर यहां कलर देखा ब्लू आया तो ये साइटोसिन है। फिर यहां पर देखा रेड आया एडेनिन है। ये फिर नीचे जा रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, यहां कलर देखा ग्रीन है मतलब ये थाइमिन है। तो मुझे बताओ, जैसे जैसे डीएनए नीचे की तरफ चलता जा रहा है यहां ऐसे कलर दिखते जा रहे हैं, यानी ये सीक्वेंस पता चलती जा रही है। अभी आपको इसकी सीक्वेंस नहीं पता थी, लेकिन जैसे आपने मशीन में डाला अब यहां सीक्वेंस आपको पता चल रही है। बताते जाना क्या सीक्वेंस यहां पर आई, बोलो बच्चों। पहला ए तो हम कह सकते हैं इस डीएनए पे पहला ए, दूसरा सी, अगला जी, अगला टी, अगला जी, अगला ए, अगला टी। तो यहां में से पूरी सीक्वेंस लिख देंगे। मतलब इस डीएनए की हमें पहले सीक्वेंस नहीं थी, मशीन का उपयोग किया, पूरी सीक्वेंस पता चल गई। और ये मशीन सेंगर के सिद्धांत पर कार्य करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मशीन का नाम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, मशीन का नाम ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो कि सेंगर साहब के सिद्धांत पर कार्य करती है। और कैसे कार्य करती है क्लियर हुआ बेटे? बस इसमें डीएनए डालो, कंप्यूटर पे ऐसे कलर दिखते जाएंगे और उस आधार पर हम पूरी सीक्वेंस लगा देंगे। बात समझ में है बेटे? तो ये कैसे काम करता है ये मैंने आपको यहां समझाया, किस तरह से सीक्वेंसिंग की जाती है। अच्छा, ये तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था ये हमने सीखा। क्रियाविधि, मैकेनिज्म, मेथडोलॉजी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2 मेथड पे काम करता है। इसमें पहली मेथड आती है ईएसटी और दूसरी मेथड यहां आती है सीक्वेंस एनोटेशन। अच्छा, ईएसटी हिंदी में कहें व्यक्त अनुक्रम गुंडी, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है व्यक्त अनुक्रम गुंडी। इंग्लिश नाम ज्यादा अच्छा है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक, शॉर्ट में ईएसटी कहते हैं। यह होता है अनुक्रम टिप्पण, सीक्वेंस एनोटेशन। अब इनकी क्या मीनिंग है इसको हम समझते हैं। इस पर नीट में क्वेश्चन आ चुका है बेटे, तो इन दोनों के मीनिंग बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं ईएसटी आपको समझाता हूं। यह बच्चों ईएसटी होता क्या है? उन सभी जीन्स की पहचान करना जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, मतलब जिसके पास प्रोटीन बनाने की सूचना है, और इसमें उसका यूज करेंगे पूरा जीनोम, कोडिंग नॉन कोडिंग सब आ जाए तो पूरे जीनोम की सीक्वेंस पता करना। इसको आप ऐसे समझो, समझाने के लिए मैंने डीएनए बनाया, इसके अंदर यहां पर एक नॉन कोडिंग भाग है, कोडिंग भाग है, नॉन कोडिंग भाग है। तो कोडिंग नॉन कोडिंग इस तरह के यहां पर भाग है, नॉन कोडिंग है, कोडिंग है। कोडिंग भाग किसको कहते हैं? थोड़ा ध्यान से सुना, कोडिंग भाग किसको कहते हैं? हाँ, कोडिंग भाग उसको कहते हैं जो आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनाता है। मतलब ये यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। अभिव्यक्त हो रहा है मतलब एक तरह से ये यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? एक्सप्रेस हो रहा है, ये एक्सप्रेस हो रहा है। तो मुझे बताओ, पूरा डीएनए एक्सप्रेस होता है या केवल कोडिंग भाग? हाँ, केवल कोडिंग भाग। अब क्या करें? इस कोडिंग भाग को यहां से निकाले, कोडिंग भाग को यहां से निकाले, उस मशीन में डाले, कौन सी? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो सेंगर के सिद्धांत पर कार्य करती है। कोडिंग भाग को निकाला, मशीन में डाला, सीक्वेंस पता की। मुझे बताओ, पूरे डीएनए की सीक्वेंस पता की या कोडिंग की? हाँ, कोडिंग भाग की सीक्वेंस पता करना, केवल यहां से लेके यहां तक के भाग की सीक्वेंस पता करना, ये ईएसटी कहलाता है। ईएसटी क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेस हो रहा है, अरे अभिव्यक्त हो रहा है। तो एक्सप्रेस होने वाले भाग की, किसकी?
एक्सप्रेस होने वाले भाग की सीक्वेंस पता करना, इसे हम ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक कहा जाता है। जो अभिव्यक्त होता है, जो एक्सप्रेस होता है, ये तो कहलाता है ईएसटी। अच्छा, सीक्वेंस नोटेशन में क्या करेंगे, ये बच्चों पूरा डीएनए। अब इसमें क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और यहां खत्म करेंगे, मतलब पूरा डीएनए सीक्वेंस करेंगे, थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरा डीएनए सीक्वेंस हो रहा है। पूरे डीएनए में तो कोडिंग भी आ गया, नॉन कोडिंग भी आ गया, तो पूरे जीनोम की सीक्वेंस करना, यह सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। क्लियर? दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार फिर सुनना, और सबको आना चाहिए, क्वेश्चन भी यही आता है। ईएसटी किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे? ईएसटी वो भाग है जिसमें केवल कोडिंग भाग का यूज करते हैं, जिसमें केवल कोडिंग भाग का यूज करते हैं, वो ईएसटी कहलाता है। और पूरे डीएनए को सीक्वेंस कर लेना, पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना, कोडिंग नॉन कोडिंग सब कुछ, तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है। क्लियर? जब बच्चों सीक्वेंस करते हैं तो पहले पूरे डीएनए को ही सीक्वेंस किया जाता है, मतलब पहला काम सीक्वेंस एनोटेशन का है। पूरी सीक्वेंस पता कर लेंगे, जैसे यहां सीक्वेंस पता की तो इस तरह से यहां सीक्वेंस मिली, जैसे मिल गए जी सी 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 ए टी टी ए जी सी, इस तरह से सीक्वेंस पूरी पता कर लेंगे, पूरा पता कर लेंगे। अब बच्चों साइंटिस्ट लोग दिमाग क्या लगाते हैं, अच्छा डीएनए के ऊपर लिखा तो नहीं होता हो कि मैं आरएनए बनाता हूं, तो साइंटिस्ट लोग बड़े समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, कोडिंग भाग से जो आरएनए बना होगा सेल में से इस आरएनए को बाहर निकालते हैं। सेल में से क्या निकाला, आरएनए निकालने के बाद उससे बनाते हैं सीडीएनए। कुछ याद करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से सीडीएनए बनाते हैं, फिर इस सीडीएनए को उठा के मशीन में डाल देते हैं। ये मशीन थी, इस मशीन में डाल दिया। बताओ सीडीएनए कहां डाल दिया, मशीन में, और कंप्यूटर में अब इसकी सीक्वेंस यहां बनेगी सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को मैच करेंगे कि कहां मैच हो रही है। मान लीजिए ये सीक्वेंस यहां मैच हुई, तो ये भाग कोडिंग है। अरे कोडिंग भाग ऐसे पहचानते, एक बार फिर सुनो। सबसे पहले सेल में से आरएनए निकालेंगे, सीडीएनए बनाएंगे, मशीन में डालेंगे, जो सीक्वेंस आएगी इस पूरे डीएनए पर मैच करेंगे। मान लो यहां मैच हो रही है, तो यही भाग कोडिंग भाग है। तो कोडिंग भाग एक तरह से जीन है, तो इस जीन का आइडिया ऐसे लगाया जाता है। तो पहले पूरा डीएनए सीक्वेंस करते हैं, फिर इनसे सीडीएनए बना के इनकी पता कर लेते हैं कि वो कहां पर मैचिंग हो रही है। अच्छा, जो बात मैंने अभी समझाई एक बार फिर सुन लेना। क्रियाविधि दो तरह की, ईएसटी सीक्वेंस एनोटेशन। आप ही जवाब देना, ईएसटी में किसको लेते हैं? हाँ, जो आरएनए बनाता है, और सीक्वेंस एनोटेशन में पूरा डीएनए सीक्वेंस किया जाता है। क्लियर? जो मशीन हम काम में लेते हैं, ये जो मशीन थी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, इस मशीन की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ, ये प्रॉब्लम होती है कि ये मशीन बड़े डीएनए को सीक्वेंस नहीं कर पाती। मतलब अगर मेरे पास बड़ा डीएनए है तो ये उसको सीक्वेंस करने से मना कर देगी। इस मशीन का कहना है कि छोटा डीएनए हो तो सीक्वेंस करवा लो, लेकिन बड़े डीएनए को हम सीक्वेंस नहीं कर पाते, ये इसकी समस्या है। तो बात आती है फिर बड़े डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसे की जाए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं ये बच्चों। अच्छा, इसके अंदर एक पहले बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें वेक्टर काम में लिए जाते हैं, बीएससी वाईएससी, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये वेक्टर क्यों काम में लिए जाते हैं, वही बात हम क्लियर करते हैं। ये बच्चों एक बड़ा सा डीएनए है। इस बड़े से डीएनए को सबसे पहले काटा, और काटने वाला एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आरई, प्रतिबंधन एंजाइम। आरई ने इसको काटा तो यहां पे बच्चों इसके ऐसे कई टुकड़े बन गए, बहुत सारे टुकड़े बनेंगे। सिखाने के लिए क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 1, उसको आरई ने काटा तो कई सारे टुकड़े बने, और एक दो नहीं, बहुत सारे टुकड़े बनते, बहुत सारे, ऐसे यहां पे कई सारे टुकड़े बने। अब हमें इन सारे टुकड़ों की सीक्वेंसिंग करनी है, सबकी सीक्वेंसिंग करनी है, क्योंकि इतने बड़े डीएनए की सीक्वेंसिंग मशीन ने मना कर दी थी। मशीन का कहना है छोटे डीएनए की सीक्वेंसिंग करा लो, बड़े डीएनए की संभव नहीं है। तो हमने उसको काट दिया, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए। अब जो यहाँ जितने भी छोटे छोटे टुकड़े बने हैं, पहले इन टुकड़ों को, क्योंकि टुकड़े बहुत बनते हैं, स्टोर करके रखना पड़ता है। बात आती है कहाँ स्टोर किया जाए, तो इनको स्टोर करने के लिए पोषी कोशिका की हेल्प लेते हैं। पोषी इंग्लिश में कहें होस्ट सेल। ये होस्ट सेल जीवाणु, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये होस्ट सेल क्या हो गया बच्चों, बैक्टीरिया। मतलब इस डीएनए के टुकड़े को उठा के बैक्टीरिया में डालना है। अब बात आती है बैक्टीरिया में कैसे डालें। कभी भी डीएनए बच्चों हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, तो इसको पहुंचाने के लिए हमें एक दूसरे डीएनए की जरूरत पड़ी है, जिसे हम संवाहक कहते हैं, और इस संवाहक का नाम है बीएससी, जिसका फुल फॉर्म क्या था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बीएससी का फुल फॉर्म इसके पहले बताया मैंने, अभी डिटेल में हम समझ रहे हैं। बीएससी का फुल फॉर्म बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अच्छा, इस बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ इसको और इसको जोड़ा गया, मतलब दोनों को आपस में जोड़ेंगे, और जोड़ते ही
इस बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ यहां ये जुड़ गया, संवाहक के साथ ये जुड़ गया, और जुड़ने के बाद इस डीएनए को उठा के यहां पर ट्रांसफर करा दिया। मतलब इस डीएनए को इस बैक्टीरिया में पहुंचाने के लिए ये दूसरा डीएनए काम में लिया, जिसको कहा गया संवाहक। इसी संवाहक को बच्चों अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसे इंग्लिश में वेक्टर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? वेक्टर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहला वेक्टर कौन सा काम में लिया गया? बीएससी। वेक्टर लेने का उद्देश्य बताओ। हाँ, वेक्टर लेने का उद्देश्य था ताकि ये डीएनए इस संवाहक वेक्टर की मदद से पोषी कोशिका में पहुंच जाए। तो पोषी कोशिका में पहुंचाने के लिए संवाहक काम में लेते। अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार पोषी कोशिका यीस्ट है, होस्ट सेल कौन है? यीस्ट है। अच्छा, बैक्टीरिया में पहुंचाना है तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो यीस्ट में पहुंचाना हो तो यस, यीस्ट में पहुंचाना हो तो जो संवाहक काम में लेंगे, नाम बोलो, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाईएससी संवाहक काम में लेंगे। फिर बच्चों इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ते ये वाला डीएनए यहां जुड़ गया, और जुड़ने के बाद इसको उठा के इस होस्ट सेल में पहुंचा देंगे। तो डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए जो दूसरा डीएनए काम में लिया जाता है वो संवाहक है। ये संवाहक भी डीएनए ही होते हैं बेटे, ये छोटे डीएनए हैं, तो इन डीएनए को ही संवाहक कहा गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 संवाहक काम में लिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 संवाहक काम में लिए गए। पहला है बीएससी, दूसरा है वाईएससी। बीएससी का फुल फॉर्म बोलो। वेरी गुड, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और वाईएससी का फुल फॉर्म यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है। कौन से संवाहक काम में लिए गए? तो बीएससी एंड वाईएससी। यहां बच्चों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम आरईसी इसको काटते हैं तो ऐसे एक नहीं कई टुकड़े बन गए, टुकड़े बहुत सारे बन गए। इनको हम होस्ट में पहुंचा देंगे, फिर सीक्वेंसिंग भी करा लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ये इतने सारे टुकड़े हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहला टुकड़ा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है? क्योंकि ये सब मिक्स हो जाते। ये समझाने के लिए ऐसे बना दिया मैंने, लेकिन ये सब मिक्स हो जाते, और जब सब मिक्स हो गए तो पता ही नहीं चलता कि पहला टुकड़ा कौन सा था या दूसरा कौन सा था। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। क्या लगाया हम भी समझते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 लिया, तो इसके जैसे इन्होंने एक क्रोमोसोम और लिया, ये भी क्रोमोसोम 1 लिया। मतलब समझात गुणसूत्र, और किसी का भी लो, मैंने कहा ना किसी का भी आप यूज कर सकते हो। यहां पे बच्चों इसको काटा गया, किससे? आरी से। आरी बहुत सारे होते हैं। आरी रेस्ट्रिक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तो ये बहुत सारे होते हैं, बायोटेक में हम पढ़ते हैं इनको। तो यहां पर ये बहुत सारे होते हैं। ये बच्चों समझाने के लिए आरी नंबर ए है। इस वाले डीएनए को, नीचे वाले डीएनए को आरी ए से काटा, जो यहां से लेके और यहां पे जाके कट लगा रहा है, यहां से कट लगा रहा है। तो जब इसको काटोगे तो आरी ए से नहीं काटना है, अब आरी बी से काटेंगे, और ऐसा आरी लेंगे जो इसको यहां से नहीं, इससे थोड़ा पहले काटे, यहां से नहीं, इससे थोड़ा पहले काटे। तो ये यहां से लेके यहां तक आरी बी ने काट दिया। अच्छा, आरी बी ने यहां तक कटिंग कर दी, यहां तक। तो जब आरी सी से कटाएंगे तो इधर काटे इससे थोड़ा पहले, यस, इससे थोड़ा सा पहले, मतलब ये यहां से काटेगा, यहां से कट लगाएगा, ये सी वाला। अब इसको डी से काटना है, तो ये डी वाला जब काटेगा तो यहां से थोड़ा पहले, मतलब यहां से कुछ कट करना चाहिए। यानी ऐसे काटो कि अगर आरई ए ने ऐसे काटा है तो दूसरे वाले डीएनए को, सेम को तो काट नहीं सकते, दूसरे वाले डीएनए 1 को थोड़ा सा पहले काटना है। अच्छा, थोड़ा पहले काटने से फायदा क्या हुआ कि ये जो इतना सा भाग आपको नजर आ रहा है, ये इतना सा भाग, ये भाग और ये भाग दोनों में ओवरलैप कर रहा है। मतलब जो अनुक्रम यहां है वही तो यहां भी होगा, क्योंकि डीएनए तो 1 ही है। तो इस पहले वाले का अंतिम वाला सिरा दूसरे वाले का फर्स्ट बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ढंग से सुना। पहले वाले का अंतिम सिरा दूसरे वाले का क्या बन जाए? फर्स्ट बन जाए। सेम एज दूसरे वाले का अंतिम तीसरे का क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा। जैसे समझो, इन सबको काटा गया तो ऐसे टुकड़े बन गए। मान लीजिए इस टुकड़े के अंत में क्या लिखा है? AGCC। क्या लिखा है? AGCC। ये किसके अंत में? मान लीजिए पहले वाले को सिखाने के लिए, तो जो दूसरा वाला होगा, दूसरा वाला टुकड़ा होगा, उसके शुरुआत में AGCC होगा। अब चेक करो, शुरुआत में AGCC 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 यहां दिख रहा है। तो अगर ये पहला है तो ये दूसरा होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, अतिव्यापित कर रहे हैं। हमने काटे इसको इस तरह से कि अतिव्यापन हो सके, ताकि ये पता चल गया कि पहले के बाद वाला टुकड़ा ये है। अब बताओ दूसरे के अंत में क्या है? TAAG है। तो जो तीसरा वाला होगा
दूसरे के अंत में ये है तो तीसरे वाले की शुरुआत में TAG हो गया, ये दोनों में ओवरलैप कर रहा है। इसी तरह से इस तीसरे के अंत में जो है चौथे की शुरुआत में होगा, ये ओवरलैप कर रहा है। अब इसके अंत में मान लो CCC है, चौथे के अंत में CCC है, तो मुझे बताओ जो पांचवा वाला होगा उसके शुरुआत में CCC हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये वाले भाग, कुछ भाग ये आपस में क्या करने चाहिए, ओवरलैप। ये ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ओवरलैप के रूप में इसको काटना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, ये पता चल जाता है कि किसके बाद का सिरा कौन सा होता है, ये हमें क्लियर कट पता चल जाएगा। अगर हम इसको रैंडमली काट देंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि पहला टुकड़ा कौन सा, दूसरा टुकड़ा कौन सा, तीसरा कौन सा, सब मिक्स हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, अति व्यापन के रूप में इसको काटा गया ताकि पहले के बाद टुकड़ा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो पता करे। और इन टुकड़ों को ऐसे पड़े नहीं रहने देना है, इनको उठा के बैक्टीरिया यीस्ट में पहुंचाना है। कौन सा वेक्टर काम में लेंगे, वेरी गुड, BSC और YSC को काम में लेते हैं। जो बात यहां अभी मैंने समझाई है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, एक आउटलाइन दे रहा हूं, ढंग से बताना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम लिया गया, नाम बोलो सभी। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, वेरी गुड, सेंगर के सिद्धांत पे कार्य करता है। दो मेथड लगाई गई, क्रियाविधि दो थी, EST, सीक्वेंस एनोटेशन। EST का मतलब बोलो, हाँ, कोडिंग भाग का पता करना, एक्सप्रेस होने वाले भाग का पता करना। और सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब पूरे DNA का पता करना। अच्छा, पूरा DNA एक बार में सीक्वेंस हो नहीं सकता, मशीन की प्रॉब्लम है, तो इन DNA को काटा जाता है, लेकिन काटेंगे ऐसे कि इनके भाग आपस में ओवरलैप करें, ताकि यह पता चल पाए कि पहले के बाद का टुकड़ा कौन सा है। फिर इन टुकड़ों को होस्ट में पहुंचाते टाइम वेक्टर काम में लिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से वेक्टर काम में लिए गए, तो दो वेक्टर, फर्स्ट वन इज BSC, सेकंड इज YSC। BSC का फुल फॉर्म बोलो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YSC का फुल फॉर्म यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो BSC YSC इस तरह के यहां पर वेक्टर काम में लिए गए। ये सारी मेथडोलॉजी यहां पर अप्लाई की गई। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या मेथड लगाई गई, ये मैंने आपको समझा दिया। जब बच्चों ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से अब फाइनली हमें क्या क्या निष्कर्ष देखने को मिले, वो हम समझ लेते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं, क्या हमें विशेषता मिली, क्या हमें निष्कर्ष मिले। ये बच्चों टोटल क्रोमोसोम का अध्ययन किया गया। याद करो 24, 22 तो ऑटोसोम हो गए, एक X हो गया और एक Y हो गया, X और Y भी हो गया, तो टोटल 24 क्रोमोसोम अध्ययन किए। जब इन सबका अध्ययन हो गया, सबका अध्ययन कर लिया गया, तो सबसे पहले यहां पर इनके बेस पेयर गिने गए। यहां से काउंट करते जाओ, A, T, G, C, 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 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, फिर इसके काउंट करो, इसके काउंट करो, इसके काउंट करो, सबके काउंट करो। तो पूरे जीनोम में जब बेस पेयर पता किए गए, तो मानव जीवन जीनोम में निहित होते हैं 3164 मिलियन क्षार युग्म। यानी एक तरह से सिंपल डेटा हम कह सकते हैं 3 × 10 पावर 9 बेस पेयर, इतने बेस पेयर होते हैं। और ये डेटा कब से चला आ रहा है, अब ये 3.1 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। और इसलिए थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट में थोड़ी बहुत एरर मिल सकती है। हाँ, तो हम यहां पर 3.1 भी ले सकते हैं, 3.2 भी ले सकते हैं। अप्रोक्स वैल्यू हम कहें तो 3 × 10⁹ इतने बेस पेयर होते हैं। ये सारे बेस पेयर गिने गए तो इतने बेस पेयर मिले। ये पहला पॉइंट पता चला। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें सेकंड पॉइंट यह भी पता चला कि हमारे अंदर जीन कितनी है। क्रोमोसोम का एक छोटा भाग क्या कहलाता है, जीन, छोटा भाग जीन, छोटा भाग जीन, छोटा भाग जीन। एक बात मुझे बताओ, इस एक क्रोमोसोम पे एक जीन है या बहुत सारी, कई सारी जीन लगी है। समझाने के लिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ बना दिए। यहां पर ये फिर जीन हो गई, ये जीन हो गई, इन सब पे ऐसे सबके ऊपर क्या लगी होती है, ऐसे ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। तो एक क्रोमोसोम पर ऐसी कई सारी जीन्स होती है। अब सारी जीन्स को गिना जाए, शुरुआत करते हैं यहां से 1 2 3 4, इसका काउंट करो, इसका काउंट करो, इसका इसका। सारे क्रोमोसोम की जब जीन्स को गिना गया तो टोटल जीन्स की संख्या अनुमानित 30,000 आई है। पहले के वैज्ञानिक अलग अलग जवाब देते थे, लेकिन बाद में पता चला कि मानव के जीनोम में 1-2 जीन नहीं, टोटल 30,000 जीन होती है, 30,000 जीन होती है। यह हमें इससे पता चला। अगर ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं होता तो ये जीन के बारे में पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि हमारे अंदर कितनी जीन है। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला कि हमारे अंदर 30,000 जीन्स होती है। अब बात आती है, इन 30,000 जीन में से सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ है, किस क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा होती है
और किस क्रोमोसोम पे सबसे कम है ये हमें पता करना था। अच्छा, यहां पे जब क्रोमोसोम नंबर 1 की जीन गिनी गई, समझाने के लिए 1 2 3 4 5 बनाइए, 5 नहीं, ऐसी बहुत सारी थी, और क्रोमोसोम 1 पर सर्वाधिक जीन देखी गई, गुणसूत्र 1 पर, और कितनी 2968। मतलब अपनी सेल का क्रोमोसोम 1 निकाला जाए तो इसमें से 5 नहीं, 2968, 2968 इतनी जीन होती है। किस क्रोमोसोम पे? फर्स्ट पे। और इस अकेले पे 2000 से मतलब 3000 के लगभग जीन है। बात आती है सबसे कम जीन कहाँ है, तो सबसे कम जीन होती है गुणसूत्र वाई पर। ये जो वाई गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहा है, यह सबसे छोटा गुणसूत्र है। मानव जीनोम में सबसे छोटा गुणसूत्र वाई होता है, और ये जब साइज वाइज छोटा है तो जीन की संख्या भी कम होगी, लेकिन फिर भी इस पर 231 जीन होती है। सिखाने के लिए बस मैंने 2 बनाई है, लेकिन इस पर ऐसे 231 जीन होती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि एक क्रोमोसोम पे ऐसे 1-2 जीन होती है। अरे एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन है। जब छुटके से वाई पे 231 आ रही है, अरे इस पे 231 है, तो इन पे तो ज्यादा होगी। और इन सबका मिला के कितना आ गया? 30,000। इस पे 2968, इस पे उससे थोड़ी कम, इस तरह से चलते गए होंगे। सबको जोड़ा गया तो टोटल 30,000 है। तो क्वेश्चन आता है 30,000 में से सबसे ज्यादा जीन किस गुणसूत्र पे? फर्स्ट पे। सबसे कम जीन किस गुणसूत्र पे है? तो वाई पे। याद रहेगा। अच्छा, ये जितनी भी 30,000 जीन है, ये सारी जीन आप देखो। अब इनमें से सबसे बड़ी जीन कहां है? सबसे बड़ी जीन सबको चेक करो कि सबसे बड़ी जीन कहां है। जब वैज्ञानिक लोगों ने सबसे बड़ी जीन को देखा गया, सबसे बड़ी जीन, तो वो सबसे बड़ी जीन थी डिस्ट्रोफिन की। अब बात आती है सबसे बड़ी जीन कहां लगी है। तो जब ये चेक किया गया तो पता चला सबसे बड़ी जीन इस एक्स गुणसूत्र पे पाई जाती है। एक्स गुणसूत्र पे आप देखो, ये एक बड़ी सी जीन यहां लगी है। ये जीन यहां पे बनाती है आरएनए प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है डिस्ट्रोफिन। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अपने मसल्स के डेवलपमेंट में काम आता है। ये मसल्स के डेवलपमेंट में काम आता है। इस डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाने वाली जीन, ये जो जीन है, ये जो जीन आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ी जीन होती है, लार्जेस्ट जीन होती है। और इसके अंदर 2.4 मिलियन क्षार युग्म होते हैं। 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं बेटे। बहुत बड़ी जीन यहां पर होती है। क्लियर? तो सबसे बड़ी जीन कहां लगी है? वेरी गुड। सबसे बड़ी जीन क्रोमोसोम नंबर एक्स पे लगी है, जिनमें 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। अगला पॉइंट लेते हैं, औसत जीन में कितने बेस पेयर है? जैसे इसके अंदर यहां पर निकाले जाए तो 2.4 मिलियन बेसेस है। मतलब ऐसे यहां गिनते जाओ, 1 2 3 4 5, ऐसे इतने सारे बेस पेयर है। क्या सारी जीन में इतने ही बेस पेयर होंगे? नहीं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पे औसत निकाला जाए तो औसत होते हैं 3000 क्षार। औसत से क्या मतलब है? जैसे मान लो इस जीन में, समझाने के लिए लेते हैं कि 4000 नाइट्रोजन बेस है। यहां गिन लो, ऐसे 4000 है, इसमें गिना गया तो 2000 है। अरे किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अब इन दोनों का औसत निकाले, 4 और 2 कितने हो गए? 6000। 2 जीन में निकाला गया तो औसत कितना आ जाएगा? 3000। मेरा क्वेश्चन, हर जीन में 3000 क्षार है? नहीं, 3000 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। यह तो एक औसत वैल्यू होती है। क्लियर? हमारे अंदर जो जीन है, 30,000 जीन है, उनमें से 50% से अधिक जीन के कार्य अज्ञात है। मतलब जैसे ये जीन जो होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाती है, मान लीजिए ये जीन कुछ और बनाती है। कुछ जीन के कार्य तो हमें पता है, लेकिन सबके नहीं पता। हर जीन का कार्य आज भी हमें ज्ञात नहीं है। भविष्य में आप जरूर पता करना कि ये क्या कार्य करिए। तो हर जीन के क्या कार्य सबके नहीं पता है। अभी तक हमें 50% से अधिक जीन के कार्य पता ही नहीं है कि वो क्या कार्य करती है। कूट लेखन करने वाला भाग, मतलब कोडिंग भाग, हमने पहले भी सीखा है, 2% से भी कम होता है। यह भी हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या बातें पता चल रही है, समझ में आ रहा है बेटे? सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम 1 पे, सबसे कम जीन वाई पर, सबसे बड़ी जीन एक्स पे लगी है जो कि डिस्ट्रोफिन की होती है। एक जीन में औसत बेस पेयर 3000 होते हैं। 50% से अधिक जीन के कार्य भी पता ही नहीं है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। मानव जीनोम में ही अगली विशेषता आती है कि मानव जीनोम के अंदर बहुत सारी मात्रा में रिपीटेटिव डीएनए होता है। हमने बात पहले भी सीखी है कि हमारे जीनोम में रिपीटेटिव डीएनए होता है। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब जानते हैं? जो सीक्वेंस बार बार रिपीट करती है। जैसे आपको समझाने के लिए एक सीक्वेंस यहाँ लिखी ATGC, फिर लिखा ATGC, जो बार बार रिपीट करे, इसको हम रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। जानते हैं हम सभी। रिपीटेटिव डीएनए ह्यूमन जीनोम का बहुत बड़ा भाग बनाते हैं। ये बहुत बड़ा भाग होता है। ये कभी कभी 100 से लेकर 1000 बार तक रिपीट हो सकता है। मतलब ऐसे चलते जाओ, ये तो मैंने 2 बार बनाया, ऐसे 100 से लेकर 1000 बार भी रिपीट हो सकता है। अच्छा, इनका सीधा कूट लेखन में कोई योगदान नहीं है।
ये बात आप जानते हैं। रिपीटेटिव डीएनए से किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, ये बात पहले ही बताइए आपको, फिर सुन लो। किसी भी प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, कूट लेखन में इनका कोई योगदान नहीं होता। इनका फायदा क्या है? रिपीटेटिव डीएनए से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि इससे गुणसूत्रों की संरचना, गतिकी, विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुणसूत्रों की संरचना कैसे मेंटेन करते होंगे? ये बच्चों क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के अंदर ये बच्चों यहाँ पर इस तरह से, ये यहाँ पर ऐसे डीएनए लगा हुआ है। क्रोमोसोम के ऊपर आप जानते हैं डीएनए होता है। ये क्रोमोसोम का अंतिम पार्ट है और ये भी इधर भी क्रोमोसोम का अंतिम पार्ट है। समझाने के लिए मैंने डीएनए को थोड़ा बड़ा कर दिया। ये जो क्रोमोसोम के अंतिम सिरे होते हैं, इनको बच्चों टीलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीलोमियर। और ये जो टीलोमियर होता है, इनके अंदर भी जैसे सीक्वेंस जी सी जी सी जी सी ऐसे रिपीट हो रही है, तो इधर भी ऐसे जी सी सिखाने के लिए ऐसे सीक्वेंस रिपीट होती है। मतलब यहां ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी एक तरह का रिपीटेटिव डीएनए ही है। क्रोमोसोम के एंड पर टीलोमियर होते हैं और इन टीलोमियर पे भी रिपीटेटिव डीएनए होते हैं। और इन रिपीटेटिव डीएनए का फायदा ये होता है कि ये रिपीटेटिव डीएनए दो क्रोमोसोम को फ्यूज होने से रोकते हैं, मतलब इस क्रोमोसोम की संरचना मेंटेन करते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा है कि अगर यहां से टीलोमियर को काट दो, इधर से भी टीलोमियर को काट दो, इधर से भी टीलोमियर को काट दो, तो ये क्रोमोसोम फ्यूज हो जाएंगे। यानी जब तक क्रोमोसोम पे टीलोमियर बैठे हैं, ये रिपीटेटिव डीएनए बैठा है, तब तक ये फ्यूज हो ही नहीं सकता। मतलब ये क्रोमोसोम की संरचना को मेंटेन करके रखता है। अच्छा, इसी कई गतिकीय मतलब मैनी रोल होते हैं, और भी कई सारे रोल होते हैं। विकास में इसका बड़ा योगदान है। विकास से मतलब ये होता है कि जैसे कंपेयर करना कि किसका विकास किससे हुआ होगा, मानव का विकास किससे हुआ होगा, तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मानव है और ये चिंपैंजी और ये यहाँ चूहे। अच्छा, तीनों के रिपीटेटिव डीएनए को कंपेयर किया। मानव का रिपीटेटिव डीएनए लिया, चिंपैंजी का लिया और चूहे का लिया और कंपेयर किया। तो मानव का रिपीटेटिव डीएनए चिंपैंजी से बहुत कुछ मैच करता है। हमारा रिपीटेटिव डीएनए किससे मैच करता है? चिंपैंजी से। तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के टाइम पर, विकास के टाइम पर हमारा निकट संबंधित चिंपैंजी है। तो रिपीटेटिव डीएनए से हम इवोल्यूशन के बारे में भी समझा सकते हैं। तो रिपीटेटिव डीएनए क्या यूज आते हैं वो हमने सीखा। एक बार फिर सुनना। मानव जीनोम का बहुत बड़ा भाग है। ये 100 से लेकर 1000 बार रिपीट हो सकते हैं। प्रोटीन नहीं बनाते हैं, कूटलेखन नहीं करते, लेकिन ये क्रोमोसोम की संरचना बनाने में, गति की काम में और साथ ही साथ विकास में जानकारी प्राप्त दे सकते हैं। मानव जीनोम की अगली विशेषता होती है कि मानव जीनोम में एसएनपी पाए जाते हैं। एसएनपी का फुल फॉर्म सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता भी कहते हैं। हिंदी में एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब तो होता है विभिन्नता, बहुरूपता विभिन्नता। कितने न्यूक्लियोटाइड की? सिंगल, एक न्यूक्लियोटाइड की विभिन्नता, उसी को हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपी कहा जाता है। ये एसएनपी वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन जगहों पर इसका पता लगाया। मानव जीनोम के 1.4 मिलियन जीनोम पर ये एसएनपी पाए जाते हैं। इसको आप ऐसे समझो, ये पर्सन 1 का डीएनए और ये पर्सन 2 का डीएनए, अलग अलग व्यक्तियों का डीएनए। इन व्यक्तियों के डीएनए को कंपेयर करें। यहां ए समान है, यहां ए समान है, यहां सी है, यहां टी है, समान या अलग? अलग। कितने न्यूक्लियोटाइड बोलो अच्छे से? एक न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड में विभिन्नता मतलब एसएनपी। एक मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड की विभिन्नता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक तरह का एसएनपी। फिर ऐसे चलते गए टी 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 जी जी सी सी जी जी, चलते गए सेम सेम सेम। यहां देखा तो जी के बजाय ए आ गया, तो ये भी एक एसएनपी, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड ही तो वेरी कर रहा है। यहां ये एक वेरी कर रहा है, इसी तरह से यहां भी वेरी कर रहा है, तो ये भी एसएनपी, ये भी एसएनपी, ये भी एसएनपी। तो मुझे बताओ, दो व्यक्तियों में कंपेयर करें तो ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड की विभिन्नता कई जगहों पे पाई गई। गिने कितनी जगह? 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाए तो ऐसे 1.4 मिलियन स्थान है। एक दो नहीं, कितने? 1.4 मिलियन स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ये एसएनपी पाए जाते हैं। तो एसएनपी समझाने के लिए मैंने कम बनाया, लेकिन ऐसे और चलते जाएं तो 1.4 मिलियन स्थानों पर एसएनपी को देखा जाता है। क्लियर? तो एसएनपी क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड की विभिन्नता। इस न्यूक्लियोटाइड की विभिन्नता का एक फायदा यह होता है कि इससे रोगों का पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में रोग है, इस व्यक्ति में मान लीजिए रोग है सेकंड वाले में,
तो इसको सामान्य से कंपेयर करें और देखें कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है। मान लो इस जगह पे डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब रोग का कारण ये वाला न्यूक्लियोटाइड है। ये वाले न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ हुई तो इसी से रोग हुआ, बाकी सेम था, यहाँ गड़बड़ आई। और इसी आधार पर सिकल सेल एनीमिया, इन रोगों का पता लग जाता है। तो रोगों को पता लगाने में इन SNP का यूज किया जाता है। ह्यूमन जीनोम में क्या क्या विशेषता थी, हमने सारी विशेषता सीखी। इससे हमें पता चला कि हमारे अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी जीन हैं, 30,000। क्रोमोसोम 1 पे सबसे अधिक जीन हैं, Y पर सबसे कम होती है। एक जीन में औसतन 3000 न्यूक्लियोटाइड या क्षार होते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन की होती है जो X पे होती है। रिपीटेटिव DNA होता है। 1.4 मिलियन जगहों पे SNP होते हैं। ये सारी बातें हमें HGP से पता चली। हमारा HGP किया गया, उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। अच्छा, अपना HGP तो 1990 में शुरू हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ, लेकिन अपनों से भी पहले कई अन्य जीवधारी के भी जीनोम को सीक्वेंस किया जा चुका है। वो अन्य जीवधारी कौन से? अन्य प्राणी जिनके संपूर्ण जीनोम का अनुक्रम किया जा चुका है, उनमें सबसे पहले आता है प्रथम प्रोकैरियोट। पहला प्रोकैरियोट जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ था वो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसी तरह से प्रथम यूकैरियोट, इनके जीनोम अपनों से पहले सीक्वेंस हो चुके हैं। पहला यूकैरियोट था सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो कि यीस्ट है। प्रथम पादप जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ था अरेबिडोसिस थैलियाना जो कि एक छोटा सा मस्टर्ड सरसों से रिलेटेड प्लांट है। प्रथम जंतु जिसका जीनोम सीक्वेंस हुआ था और यह था सी एलिगेंस जो कि नेमेटोड से। तो मानव से पहले इनका जीनोम सीक्वेंस हो चुका है, इनका सीक्वेंस भी जीनोम हो चुका है। इसी तरह से चावल का जीनोम सीक्वेंस हो गया है, ड्रोसोफिला का जीनोम सीक्वेंस हो गया है। कई जीवधारियों के ऐसे जीनोम को सीक्वेंस कर लिया गया। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमने मानव का जीनोम तो सीक्वेंस किया, समझ में आता है, हम इन जंतुओं का, इन पादपों का, इन बैक्टीरिया का, इनका जीनोम क्यों सीक्वेंस कर रहे हैं, क्यों इनमें पैसा खर्च कर रहे हैं? हाँ, इससे बड़े फायदे हैं। अगर हम बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंस करेंगे तो इससे डिजीज को समझने में आसानी होगी। हम पादपों का जीनोम सीक्वेंस करेंगे ताकि हम एग्रीकल्चर क्षेत्र को बढ़ा सके। अरे जब हम चावल का जीनोम सीक्वेंस पूरा कर लेंगे तो उसकी खेती को और बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है, क्या मानव के अलावा अन्य जीवों के भी क्या जीनोम सीक्वेंस हुए हैं? यस हुए हैं। क्यों किए गए? तो हम कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड को बढ़ाने के लिए अन्य जीवों के भी जीनोम सीक्वेंस कर लिए गए। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, क्या उसकी बातें थी, ये सब सीखी। इन बातों को बच्चों आप मॉड्यूल, NCERT दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं, दोनों में एक जैसा ही लिखा है। तो आप वो दोनों में से कहीं से भी एक जगह से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आके अपना ये जो मॉलिक्यूलर चैप्टर है फाइनली ये कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ये कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों आप इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और तीनों एक्सरसाइज 1, 2, 3 कई सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल भी चुके हैं, तो वो आपने सोल्व किए होंगे। इसके अलावा मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क में नहीं मिला तो वो भी आप सोल्व कर लो। रेस के क्वेश्चन सोल्व करो, जितने भी मटेरियल आपको मिला है रिलेटेड क्वेश्चन वाले सब आपको सोल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1, 2, 3 सब सोल्व करना है। एक्सरसाइज 2 पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि वो पुराने क्वेश्चन आए हुए, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वही वापस आ जाते हैं या उनसे रिलेटेड ही आ जाते हैं, मिलते जुलते ही। तो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन तो सबको अच्छे से सोल्व करना ही करना है। क्लियर? तो ओके बेटे, थैंक यू।